नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगा ज्यादा स्पेक्ट्रम। टेलीकॉम रेगुलेटर ने पहली बार पूरे 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश। एक्सपायरी से पहले बाजार में छाई सुस्ती, बैंक शेयरों की पिटाई, डॉलर के मुकाबले रुपया भी 22 पैसे टूटा। भारी सट्टेबाजी की वजह से एनसीडीएक्स ने रद्द किए कैस्टर सीट के सभी कॉन्ट्रैक्ट। आज के भाव पर होगा सेटलमेंट। कामकाज का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कर रहे मंत्रियों के साथ बैठक। सामाजिक कार्यक्रम की समीक्षा पर होगा जोर। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा कोर्ट को क्यों नहीं बताया। सोमवार को अगली सुनवाई। गोवा में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर लग सकती है पाबंदी। खुले में बोतलें फेंकने वालों पर होगी सख्ती। बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जो आपको कॉल ड्रॉप से छुटकारा दिला सकती है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों की सरदर्दी भी थोड़ी कम हो सकती है। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने 700 और 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं। साथ ही कहा है कि 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में पूरा स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए दिया जाना चाहिए। पूरी खबर बताने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता दीपक साहू। दीपक, ट्राई के रिकमेंडेशंस को आप थोड़ा हमें और विस्तार से बताएं और ये बताइए कि क्या ये सिफारिशें कंपनियों के लिए एक तरह से पॉजिटिव साइन है? जी देखिए, कुल मिला के टीआरएआई ने सिफारिशें दी हैं अगले दौर की जो स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर। उसमें कई अहम बातें कही गई हैं। पहली बार जो है 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है। खासतौर पर टीआरएआई ने इस पर्टिकुलर बैंड के लिए सिफारिश करी है, जो कि खासतौर पर लगातार टेलीकॉम कंपनियां बोलती रही हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज पर सर्विसेज रोल आउट करना अभी फीजिबल नहीं है, इकोसिस्टम बेहतर नहीं है इस पर्टिकुलर बैंड के लिए। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए टीआरएआई ने साफ कर दिया है कि 700 मेगाहर्ट्ज जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, काफी ज्यादा मात्रा में इनफैक्ट उसको सरकार ऑक्शन करे और यहां पर अच्छी कमाई सरकार इस पर्टिकुलर बैंड से कर सकती है। करीब 11,500 करोड़ रुपए पैन इंडिया यहां पर 700 मेगाहर्ट्ज से एक रिजर्व प्राइस निकल के आ रही है। दूसरी सबसे अहम बात टीआरएआई ने कही है कि सरकार को 800 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम हार्मोनाइजेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द निपटाना होगा। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूरसंचार मंत्रालय को टीआरएआई ने साफ किया है कि इन दोनों ही बैंड्स में 800 और 1800 मेगाहर्ट्ज में भी स्पेक्ट्रम काफी अवेलेबल है और उसको भी ऑक्शन करवाया जाए। तो कुल मिला के 700, 800 और 1800 मेगाहर्ट्ज में जहां पर 4G सर्विसेज काफी बेहतर तरीके से रोल आउट कर सकती हैं कंपनियां, इसको ऑक्शन के जरिए यहां पर देने की बात कही गई है। अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियां साफ कह रही हैं कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहां बोझ पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्राइस दीपक राजन मैथ्यू साहब हमारे साथ इस वक्त जो है सीओआई के चेयरमैन वो खुद मौजूद है। राजन साहब, दो बातें यहां पर प्रमुख है। एक तो स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस का आना, आपको स्पेक्ट्रम मिलने जा रहा है, और दूसरा ये कि जो दाम तय किए गए हैं। पहला मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से डिमांड रही है कि आपके पास स्पेक्ट्रम की भारी कमी है जिसके कारण आप अपनी सर्विस रोल आउट नहीं कर पाते हैं, कॉल ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कितना बड़ा रिलीफ है? So first of all, we are very pleased that the TRAI has put up a good amount of spectrum. It is 60% more than what operators presently have. So the fact that lots of spectrum, 700 megahertz, 900 megahertz, 800 megahertz, 1800, 23, 25 are all available now spectrum. So the industry is pleased with the amount of spectrum. The issue right now is the pricing of the spectrum. Industry is focused on the 700 megahertz spectrum and the 21 megahertz spectrum. All of the other spectrum bands are not large enough to be of any great interest. So the industry's concern is about the pricing on the 700 megahertz spectrum at present. तो मैथ्यू साहब, 700 स्पेक्ट्रम मेगाहर्ट्ज की बात करें तो मैं उदाहरण कहूं, दिल्ली के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस है। आपको लगता है ये काफी एम्बिशियस प्राइस रख दिया गया है, काफी ज्यादा रख दिया गया है? इस भाव पर कंपनियों के लिए खास मुनाफे का सौदा या विन विन सिचुएशन नहीं होगी? So in order for a win-win situation, I think the total financial situation of the operator has to be looked at. If you look at the pricing of 700 megahertz spectrum, it is set at 4 times 1800 megahertz spectrum. That 1800 megahertz spectrum was discovered in a different auction when operators had to bid for their license back
and there was not enough spectrum. So we think that the pricing of the 700 megahertz spectrum should be looked at closely in terms of the present market situations. So also the overall financial health of the industry needs to be looked at. So the government should look at license fee payment, spectrum usage charge payment, and rationalize these in the context of the auction. तो मैथ्यू साहब यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं कि अगर महंगा स्पेक्ट्रम आपको मिलता है तो डेफिनेटली कंपनियों के ऊपर बोझ आएगा, लेकिन क्या फिर कंपनियां बोझ लोगों पर भी पास ऑन करेंगी? 4G सर्विसेज क्या महंगी होंगी इससे? So presently, most of the operators, because of spectrum sharing, spectrum trading, and the consolidation of the industry, have adequate spectrum for the next 2 years or 3 years. The question is, how much more spectrum do we need at the end of 2 or 3 years? That is where we will start needing the 700 megahertz spectrum. So today, there is adequate spectrum to roll out the 4G, and we will wait for another year or two to see if we need more spectrum for rolling out 4G services. जी, बहुत शुक्रिया मैथ्यू साहब हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ में दीपक आपका भी। तो यहाँ पर TRAI की सिफारिशें आ गई हैं स्पेक्ट्रम देने के लिए, और खासतौर पर वो बैंड्स लिए गए हैं जिसमें 4G सर्विसेज को लॉन्च करना काफी आसान होगा। लेकिन यहाँ पर COI की चिंता, कीमत थोड़ी ज्यादा है। हालांकि साफ जवाब उन्होंने नहीं दिया कि क्या होगा, क्या आपके लिए 4G सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। फिलहाल उनका एक स्वागत जरूर किया है कि इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम मिलने से अब सर्विसेज बेहतर हो पाएंगी। अब एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। NCDX ने कैस्टर सीट के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए हैं। भारी सट्टेबाजी के कारण एक्सचेंज ने कदम उठाया है। सभी सौदों का सेटलमेंट आज के बंद भाव पर होगा। कैस्टर वायदे में पिछले कई दिनों से भारी सट्टेबाजी देखी जा रही थी, जिसके कारण कैस्टर सीट की कीमतों में खासी गिरावट हुई थी, जिसके चलते किसान संगठन लगातार शिकायत कर रहे थे। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटीज गुरु जी चंद्रशेखर जी। NCDX के इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए ये तरीका सही है? दो चीज है। इस सट्टाबाजी जो एरेंडा कैस्टर सीड में चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत नया चीज है। तो बाय इट्स वेरी नेचर कैस्टर मार्केट काफी वॉलेटाइल और स्पेकुलेटिव है। और ये जो अब एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोजीशन बन गया है विथ 1 or 2 बिग पार्टीज, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के वजह से मैं समझता हूँ एक्सचेंज के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने कुछ एक खतरा महसूस किया है। देयरफॉर दे हैव सस्पेंडेड कैस्टर ट्रेडिंग। मगर ये जो एक्सट्रीम स्टेप है, दिस इज नॉट एन ओवरनाइट फेनोमेनन। ऐसा नहीं कि तुरंत ये उभर आया है। तो काफी 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, शायद ज्यादा भी 2 साल से चल रहा है ऐसा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोजीशंस। तो इसमें एक्सचेंज हैज टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। दे हैव टू डिफाइन व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोजीशन। तो चंद्रशेखर साहब, यही सवाल कि क्या बहुत देर नहीं हो गई ये कदम उठाते उठाते? मैं समझता हूँ हाँ, बहुत देर हो गई है, हो चुकी है। और इसके ये जो ऐसे निर्णय लिया जाते हैं उसमें और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। कई छोटे छोटे प्लेयर्स इसमें 100 टन 150 टन 200 टन लेकर के हेज किया हुआ है, उनका क्या हालत होगा? एक वैसे बड़े पार्टी है 2-3, मगर छोटे छोटे प्लेयर्स बहुत हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स, तो उनका हालत काफी बुरा रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ दिस इज नॉट द राइट वे टू रेगुलेट द मार्केट। सबसे एक उद्देश्य था जब फ्यूचर्स ट्रेडिंग लॉन्च किया गया था 12 साल पहले कि किसान को अच्छा भाव मिलना चाहिए। वो कैस्टर में खास करके वो उद्देश्य बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ इन रीसेंट ईयर्स। तो ये हालत है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर साहब। तो यहाँ पर कहते हुए कि जो ये कदम उठाया ये सही कदम है, लेकिन वक्त काफी लगा दिया, पहले हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये कोई कल की बात है, 1.5-2 साल से ये स्थिति थी, लेकिन अब जाकर इस पर बैन लगाया गया। और हो सकता है इस बैन के कारण कई छोटे जो यहाँ पर किसान हैं या जो लोग डील करते हैं, जो छोटे सौदे करते हैं, उनको दिक्कत हो। आगे बढ़ेंगे यहां से, और अब हम बात करेंगे आज के बाजार की, क्योंकि आज बाजार में हमने देखा कि एक्सपायरी से पहले काफी उतार चढ़ाव रहा। दिन भर उठापटक दिखाने के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी लगभग कल के ही स्तरों पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 6 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 24,492 पर बंद हुआ है, वहीं निफ्टी 7,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। इसके अलावा मिड कैप
53 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला। आज शेयर बाजार में पावर सेक्टर भी जगमगाया। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, रिलायंस इंफ्रा में आज तेजी देखने को मिली। साथ ही फार्मा की सेहत भी सुधरती नजर आई। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, स्पार्क आज चढ़ते हुए दिखे। पीएसयू बैंकों ने भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। साथ ही आइडिया, टाटा मोटर्स, आईटीसी जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को सहारा दिया। तो वहीं भेल, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स, एचयूएल ने निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया। इधर मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी के मुताबिक बाजार में गिरावट गहरा सकती है और बाजार यहां से 10% तक और करेक्ट हो सकता है और टूट सकता है। मेरे ख्याल से ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है इतना ग्लोबल प्रॉब्लमैटिक माहौल में। तो मुझे लगता है कि यहां से 10% वैल्यूएशन डाउनसाइड अभी भी मार्केट में है। नियर टर्म में आपको थोड़ा ट्रेडिंग रैली मिल सकता है क्योंकि ग्लोबली एक रिलीफ रैली चल रहा है फेड का मीटिंग चलते हुए और ईसीबी का जो एश्योरेंस आ रहा है उसको देखते हुए थोड़ा सा ट्रेडिंग रैली आ सकता है, लेकिन वो एक ट्रेडिंग रैली होगा। मुझे लगता नहीं है 75-7700 के ऊपर निफ्टी नियर टर्म में पहुंच के वहां पे रुक पाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के निवेश शाह के मुताबिक अभी बाजार में लार्ज कैप में निवेश का अच्छा मौका है। खासकर प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में निवेश काफी मुनाफा दिला सकते हैं। हमको लार्ज कैप ठीक लग रहा है और मिड कैप एक्सपेंसिव लग रहा है। तो लार्ज कैप अगर फॉरेनर्स बेच रहे हैं तो हमारे लिए मौका है खरीदने का, क्योंकि हमको लगता है नेक्स्ट 2 साल में अर्निंग्स ऊपर जा सकती है बहुत सारी कंपनी की। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिनको एक पोजीशन लेनी है तो नेक्स्ट 3 महीने में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लुक गुड। एचडीएफसी की तीसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा अनुमान से कम रहा है। वहीं प्रोविजनिंग में भी इजाफा देखने को मिला है। कंपनी का मुनाफा 1425 करोड़ रुपए से बढ़कर 1520 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई 2016 करोड़ से बढ़कर 2182 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं प्रोविजनिंग 52,000 करोड़ से बढ़कर 68,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्ट्री का कहना है कि इंडिविजुअल लोन में काफी ग्रोथ हुई है जिससे प्रोविजनिंग बढ़ाना पड़ी है। In the October to December quarter, we have provided 68 crores for provision for contingencies as compared to 45 crores in the third quarter of last year. So that number is up by 50%. The primary reason for the higher provision is the fact that the non-individual loan book saw a sharp spurt in growth in this quarter, and particularly in the last couple of weeks of the quarter. देश की सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी टीम लीज सर्विसेज का आईपीओ 2 फरवरी को खुलने वाला है। कंपनी इस इशू के जरिए 430 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। टीम लीज सर्विसेज ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 785 से 850 रुपए के बीच तय किया है। कंपनी 150 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू लेकर आएगी, जबकि करीब 32 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे जाएंगे। यह आईपीओ निवेशकों के लिए कितना फायदे का हो सकता है और कंपनी के क्या प्लान है, इस पर टीम लीज के चेयरमैन मनीष सभरवाल से खास मुलाकात में बात की सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पोगलिया ने। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कौन हो सकते हैं, आपके आईपीओ में क्यों पैसा लगाना चाहिए? देखिए, जो इंडिया फ्यूचर का है उसमें कैपिटल इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी लोग सोचते हैं कि वैल्यूएशन इज ड्रिवन बाय कितना पैसा कंपनी में गया। हम जैसी कंपनियों में रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्वाइट सब्सटैंशियल। इट्स प्लस 25%, प्लस 50% इफ यू टेक आउट आवर कैश। 100 crores in cash we have lying in the bank right now as a company. So जो नई नई कंपनीज आती हैं इनको फ्री कैश फ्लो मॉडल से देखना पड़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी की मॉडल से देखना पड़ेगा। और हम जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हैं ग्लोबली। स्टाफिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। आई थिंक इट इज जो कंपनीज अगर 500 या 5000 लोगों में किसी को मोबाइल फोन बेचना हो, उनका एचआर डिपार्टमेंट उनको नहीं एम्प्लॉयज दे सकता। सिर्फ टीम लीज जैसी कंपनियां जो हमारी सेल्फ इमेज एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से शुरू होती है और अब यूनिवर्सिटी में जाकर खत्म होती है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पोगलिया से ये खास मुलाकात जिसमें टीम लीज के चेयरमैन मनीष सभरवाल से उन्होंने बातचीत की है। कहा कि पुराने पड़ चुके लेबर कानूनों के बदलने की जरूरत है। सभरवाल ने कहा कि लेबर कानूनों में बदलाव का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लेबर में बहुत सारे रिफॉर्म हुए जो बरसों में नहीं हुए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेंडिंग एजेंडा बाकी है। तो क्या क्या और करने की जरूरत आपको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में दिखती है? खास करके क्या आप सोचते हैं कि ये जो बजट है उनमें से कई चीजों को एड्रेस करेगा? देखिए, हायर एंड फायर बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है एंड
सब लोग लेबर रिफॉर्म को एक चीज में इम्प्लीमेंट इक्वेट कर देते हैं कि हमको हायर और फायर दो। देखिए, जो शादी बिना डिवोर्स की है, जैसे हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट आज है, वो कभी तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी को सोचते हुए हायर फायर को थोड़ी बाद में करते हैं। अभी हमारा अप्रेंटिसशिप रजीम चेंज हुआ है, हमारा प्रोविडेंट फंड रजीम बहुत बकवास है। 100 मिलियन अकाउंट है, सिर्फ 50 मिलियन सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड है। हमारा ईएसआई रजीम, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रजीम है, उसका क्लेम रेशियो सिर्फ 48% है। इंडिया में कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है जिसका क्लेम रेशियो 95% से कम हो। अभी आप देखिए, तो मैं ये सोचता हूं कि लेबर रिफॉर्म सबसे तेजी पे जाएंगे जब हम चीफ मिनिस्टर्स को ये दे दें। व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच डाटा शेयरिंग को लेकर जल्द ही समझौता हो सकता है। इसके तहत फेसबुक अपने फायदे के लिए व्हाट्सएप यूजर्स की जानकारी जुटाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं ये यूजर्स की प्राइवेसी में दखल तो नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पर आप जो मैसेज, फोटो और वीडियो शेयर करेंगे, उन्हीं से फेसबुक को आपकी पसंद नापसंद की जानकारी मिलेगी। यानी सीधे तौर पर कहें तो फेसबुक आपके पर्सनल मैसेजेस देखेगा। वैसे भी व्हाट्सएप पर लोग बिजनेस, पर्सनल सीक्रेट जानकारी भी शेयर करते हैं। एंड्रॉइड डेवलपर जेवियर सेंटोस ने इसके लिए एक पेज भी तैयार किया है। फेसबुक ये कदम अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए उठा रहा है, लेकिन इसके बाद व्हाट्सएप की प्राइवेसी भी खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसकी यूजर्स हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि व्हाट्सएप अब फेसबुक का ही हिस्सा है, हालांकि दोनों कंपनियां अभी भी अलग अलग ही काम करती हैं। भारत में भ्रष्टाचार में कमी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत को 76वीं रैंक मिली है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 9 पायदान का सुधार हुआ है। साल 2014 में भारत 85वें नंबर पर था। इंडेक्स के लिए 168 देशों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें भारत के साथ थाईलैंड, ब्राजील, ट्यूनीशिया और जाम्बिया को भी रखा गया है। भारत को 100 में से 38 अंक हासिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश करप्शन की समस्या से मुक्त नहीं है। वहीं 38% देश ऐसे हैं जहां करप्शन की समस्या काफी गंभीर है। डेनमार्क ऐसा देश है जहां सबसे कम करप्शन है। वहीं उत्तर कोरिया और सोमालिया ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा करप्शन है। और यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कामकाज का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं मंत्रियों के साथ बैठक। किन मुद्दों पर है जोर, देखिए इस ब्रेक के बाद। आज रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजे आएंगे। जानकारों का मानना है कि फेड दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन महंगाई और लेबर मार्केट पर कोई अहम बयान आ सकता है, जिससे आगे दरों को लेकर तस्वीर साफ होगी। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पर भी फेड की तरफ से बयान आ सकता है। फेड की बैठक के नतीजे से पहले सोने में मिलाजुला कारोबार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कमजोर है, लेकिन घरेलू बाजार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। सरकार के बड़े कार्यक्रम कैसा काम कर रहे हैं, यही जानने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार के कई फैसलों की समीक्षा की गई है और मंत्रियों के कामकाज का हिसाब किताब भी लिया जा रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए अब हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं, किन कामकाजों की समीक्षा हुई है, किन प्रोग्राम्स को नापा तोला गया है आज? पिछले दिनों कैबिनेट ने जो फैसले लिए थे उनमें से 19 फैसलों के असर की समीक्षा की जा रही है। ये फैसले जमीनी स्तर पर कितने कारगर साबित हुए। सबसे ज्यादा फैसले जो हैं वो कृषि मंत्रालय के 6 फैसले हैं, फर्टिलाइजर मंत्रालय के 5 फैसले हैं, और इनमें जो फैसले अहम तौर पर शामिल हैं उसमें है आपको मनरेगा के तहत किसानों को, मजदूरों को सीधा सब्सिडी देना, सीधा मजदूरी देना। इसके अलावा किसान प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्या हुआ, साथ ही साथ कृषि बाजार का क्या हुआ। लेकिन सबसे अहम जो प्रस्ताव है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है कि प्रधानमंत्री इस पर क्या रुख अपनाते हैं, वो ये है कि नमामि गंगे परियोजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी वो जमीनी स्तर पर बहुत हद तक सफल नहीं हो पा रही है। वैसे में उसके मंत्रालय के जो मंत्री थे उमा भारती, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी दिख रही थी बैठक से पहले। तो ये बैठक में क्या हुआ इस प्रस्ताव को लेकर के, इस पर प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था, ये काफी अहम होगा। और ये ऐसे वक्त बुलाई जा रही है बैठक जब कैबिनेट में रिशफल की चर्चा काफी गर्म है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर जवाब मांगा है। सभी पक्षों को 29 जनवरी तक कोर्ट में अपने जवाब पेश करने हैं। अब पूरे मामले की सुनवाई 1 फरवरी को की जाएगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि आखिर राष्ट्रपति शासन लगाने की इमरजेंसी
क्या थी और उसे अपडेट क्यों नहीं किया गया। लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही को सड़क से लेकर संसद तक आवाज ही नहीं बल्कि इसका मुकाबला किया जाए। बहुमत की सरकार को हटाया गया है, इसकी आवाज आने वाले संसद के सत्र में भी गूंजेगी। कांग्रेस यहां पर साफ इशारा करते हुए कि अब ये मामला आने वाले संसद सत्र में जरूर गूंजेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप गोवा जा रहे हैं और शराब की मस्ती में डूबना चाहते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। सरकार ऐसे हंगामा करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर यहां पर होने वाली है। शराब पीकर हुल्लड़बाजी से परेशान सरकार गोवा में सार्वजनिक जगहों पर शराब बैन कर सकती है। गोवा के एक्साइज कमिश्नर का कहना है कि स्थानीय लोगों से लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि लोग शराब पीकर खुले में बोतलें फेंक देते हैं। इससे कई बार वो जख्मी हो जाते हैं। इससे पहले पर्यटन मंत्रालय भी पर्यटकों के हंगामे की निगरानी कर रहा है। गोवा में 332 से ज्यादा शराब की दुकानें हैं। गोवा में 9,445 बार्स हैं और रेस्टोरेंट हैं जहां पर शराब बेची जाती है। अब दिल्ली में भी बिना ड्राइवर की मेट्रो दौड़ेगी। डीएमआरसी ने ऐसी ट्रेनों का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। कॉर्पोरेशन का इरादा बिना ड्राइवर की मेट्रो को तीसरे फेज के रूट पर चलाने का है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो के मुकुंदपुर डिपो में बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेनों की टेस्टिंग जोर शोर से चल रही है। 6 कोच वाली ये ट्रेनें सबसे पहले दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण की लाइनों पर चलेंगी। ये लाइनें हैं मजलिस पार्क, शिव विहार और जनकपुरी वेस्ट बोटेनिकल गार्डन। नई मेट्रो ट्रेनें सिर्फ ड्राइवर लेस ही नहीं होगी बल्कि पुरानी से ज्यादा बेहतर भी होगी। ड्राइवर केबिन न होने की वजह से इसमें थोड़ी ज्यादा जगह होगी और ज्यादा लोग आ पाएंगे। साथ ही ये पुरानी मेट्रो गाड़ियों से ज्यादा तेज भी चलेगी। ये मेट्रो अंदर से ज्यादा खूबसूरत और रंगीन भी हैं। इनका संचालन दिल्ली मेट्रो के कंट्रोल सेंटर से होगा। इनके सामने एक कैमरा लगा होगा जिससे ट्रैक की निगरानी की जाएगी। फिलहाल दिल्ली मेट्रो ने दक्षिण कोरिया से 20 ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनें मंगाई हैं। दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का काम इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद आप इस ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर कर सकेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। वाले समय में अगर आपको आपकी मेट्रो में ड्राइवर ना दिखाई दे तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है वो यही मेट्रो हो। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।